एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे पावर के बारे में। पावर के बारे में डिस्कशन शुरू करें उसके पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत अच्छे, जो आपको काम आएंगे। सबसे पहला शुरू करते हैं ट्रैप क्वेश्चन से, जो 99% बच्चे गलत आंसर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने एक बॉडी ली जिसका मास m है, मैं उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो बॉडी को डिस्प्लेस कर गया बाय डिस्टेंस d। क्लियर? अब वो पूछ रहे हैं जो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में, जो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी प्रोपोर्शनल टू। सिंपल क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? ठीक है, मान लीजिए इनिशियली रेस्ट पे थी, बाद में आप फोर्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी। तो वो पूछ रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसके प्रोपोर्शनल होगी। आपके ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू m, प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, v स्क्वायर या v, या वो कांस्टेंट होगा, किसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो आपका इनमें से क्या आंसर है बच्चों? 1 2 3 4। द करेक्ट आंसर विल बी 5। क्यों? कांस्टेंट क्या होगा? चलो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम के पास वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। ठीक, चलिए हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क डन। मतलब ये दोनों कांस्टेंट है। अगर आरएचएस कांस्टेंट है तो क्या एलएचएस भी कांस्टेंट होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू बी 0। इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कांस्टेंट आएगी, ना तो वो मास पे डिपेंड करेगी ना वो स्पीड पे डिपेंड करेगी। क्लियर? चलिए शाबाश। अब देखते हैं एक बढ़िया केस फ्रिक्शन से रिलेटेड। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, वो स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है ऐसे, राइट? m मास की बॉडी है, फिक्स्ड वेज पे स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है। अब ये डिस्टेंस मैंने मान ली s यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस मान ली मैंने h यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली l यहां से यहां तक। क्लियर? अब मैं मान रहा हूं कि ये स्मूथ नहीं है, ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, रफ सरफेस। तो मैं यहां पे इसको बोल देता हूं कि ये म्यू इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? चलिए अब मुझे दोस्तों आप बता दीजिए इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर जब ये स्लाइड कर रही होगी ऐसे नीचे की तरफ, कितने फोर्स लगने वाले हैं? नंबर ऑफ फोर्सेस। सो आपका आंसर होना चाहिए 3। एक लगेगा नॉर्मल इस डायरेक्शन में, एक लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक लगेगा फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में। क्लियर? ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान। अगर मैं आपसे पूछता वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ व्हेन द बॉडी रीच फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, तो आपका आंसर क्या होता? इस तरह का प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। देखो नॉर्मल लग रहा है उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। वो उधर ऐसे है। तो 90 डिग्री होने के कारण वर्क डन बाय नॉर्मल तो हो गया 0। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए। सो द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन आसान है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? अगर ये मैंने थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये जाएगा मेरा mg इंटू s इंटू cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। ये आ गया मेरा s sin थीटा। अब एक चीज ध्यान से देखो यार, मैंने एक डायरेक्ट मेथड पढ़ी थी कि अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता हो तो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। अभी फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? वाई डायरेक्शन में h, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? mgh। डायरेक्ट कितना आना चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgh। क्या इधर से mgh आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये s है, ये थीटा है, सो द कंपोनेंट व्हिच इज क्लोज टू विल बी s cos थीटा एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी s sin थीटा। So here we can write this as to be mgh. Got it? और यही होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा माइनस mgh, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए।
अब अगला मुझे निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या निकालना मुझे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है आगे। दोनों एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 डिग्री, cos 180 -1, so my answer will be minus f into s। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल, so it will be mu into normal into s। इस केस में नॉर्मल कितना होगा? यहां पे हम रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, तो ये mg, ये होता है mg sin थीटा, और ये होता है mg cos थीटा। ये रिजोल्यूशन हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत अच्छा देख चुके हैं, है ना? चलिए, तो यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल कितना हो जाएगा? म्यू mg, नेगेटिव साइन चली जाएगा साथ में, cos थीटा into s। अब एक बात बताओ, s cos थीटा क्या l के बराबर लिख दूं, है ना? तो ये जाएगा माइनस म्यू mgl। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने निकल के आ चुकी है, वो ये कि इंक्लिनेशन की एंगल कुछ भी हो, डिस्टेंस कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? इफेक्ट किससे पड़ता है कि यार ये यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि यहां पे कितना है? l, म्यू mgl। सिमिलरली जब मैं ग्रेविटी की बात करता हूं तो वो हाइट पे डिपेंड करती है कि हाइट कितना है, एंगल कितना, इंक्लिनेशन कितना, वो तो बात की बात है, लेकिन हाइट कितना, अगर हाइट सेम है तो वर्क डन सेम होगा। सिमिलरली यहां से यहां तक की लेंथ सेम है तो क्या वर्क डन भी, वर्क डन का फ्रिक्शन सेम होगा, है ना? तो आप एक चीज ध्यान रखना, रट लो बच्चों, रट लो कि ग्रेविटी में gh आता है और फ्रिक्शन में माइनस म्यू mgl आता है, ठीक है? अब वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछते हो कि एक बॉडी को उन्होंने यहां से छोड़ दिया, एक बॉडी को उन्होंने यहां से छोड़ दिया, वो स्लाइड होते 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 नीचे आ गई। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट? कैसे करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम के पास चलते हैं। देखो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें फ्रिक्शन है। मैंने आपको बताया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जहां पर फ्रिक्शन नहीं होता है वहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, उससे प्रॉब्लम्स इजी हो जाती है, राइट? चलिए, तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। तो मैं लिख देता हूं, ये जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मान लिया हाफ mv²। मान ली मैंने कि इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? v। इनिशियल तो 0 है, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब ऐड कर दो। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mgl। मेरा आंसर आ गया। तो जो स्पीड आ गई वो आ गई अंडर रूट 2g h minus mu l। दिस इज द आंसर। आई होप आपको चीज क्लियर हो, प्लस ये फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, ठीक है? अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो याद है आंसर कितना आता है? अंडर रूट 2gh। स्पीड कितनी आती है? अंडर रूट 2gh, सिंपल। अब इसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। आगे मान लीजिए स्प्रिंग लगा दी तो बोलेंगे कितना कंप्रेस कर दिया, तो बस आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई कैसे करते हैं? एनसीईआरटी में एक पॉल कैथलीन नाम की प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं और दो बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। मान लीजिए ये एक पाथ ऐसा है और एक पाथ ऐसा, मान लीजिए फिक्स्ड है, ठीक? अब क्या गिवन होता है? ये हाइट दोनों की सेम है, ये लेंथ दोनों की सेम है l। अब आपको दिखा यार ये पाथ सीधा है, ये पाथ ऐसा है, ठीक? अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या दोनों केस में सेम आएगा? हाँ, अभी हमने देखा दोनों केस में सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता पाथ कौन सा है, हमको क्या देखना है? हाइट। अच्छा, अगर म्यू दोनों का सेम होता तो क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी सेम होता? बिल्कुल सेम आता, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है। इसका मतलब जो बॉडी ऐसे नीचे आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, अगर दो अलग अलग बच्चे हैं, इधर से फिसल के आ रहा है, इधर से फिसल के आ रहा है, अगर मैं उन दोनों की बॉटम पे स्पीड निकालूंगा तो दोनों की स्पीड क्या आएगी बच्चों? सेम। मास कुछ भी हो, पाथ कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, लेकिन h और l क्या होना चाहिए? सेम। क्लियर?
तो आइए बच्चों अब शुरू करते हैं पावर। बेसिकली ये पावर होता क्या है, मान लीजिए कि दो बच्चों को सीढ़ियां चढ़ना, स्टेप्स चढ़ना है, ठीक है। अब एक बच्चा बहुत फास्ट चढ़ गया और दूसरा बच्चा स्लो चढ़ रहा है। हम क्या बोलते हैं कि पावर किसने ज्यादा लगाई, जो फास्ट चढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब यार आप काम तो कर रहे हो लेकिन कितना फास्ट या कितना स्लो कर रहे हो उस पर पावर डिपेंड करती है कि इसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा जो पावर होता है वो होता है रेट एट विच वर्क इज डन। किस रेट से मेरा कार्य किया जा रहा है, मेरा वर्क किया जा रहा है, उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर की बात करूं, एवरेज पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब हमें पता है यार ये वर्क डन है, ये वर्क डन के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर। चलिए, अब तो ये तो हम एक लार्ज इंटरवल की बात की। अगर टाइम इंटरवल छोटा होता है, इनफाइनेटली स्मॉल, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उस केस में, हम पावर किसी इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये होता है dw/dt, ठीक है। अब dw/dt को क्या मैं ऐसे लिख दूं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F.ds या dr, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, डिवाइडेड बाय dt। dr/dt क्या होगा? dr/dt हो गया हमारा वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला आ गया हमारा पावर का, फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्लियर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस जब भी निकाल रहा हूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तब हम यूज करते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी, और अगर हमें एवरेज निकालना है तो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, ठीक है। चलिए, सिमिलरली अगर आपको किसी फंक्शन की इफिशियंसी निकालनी होती है तो इफिशियंसी होता है हमारा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। अब आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आप किस फॉर्म में वर्क दे रहे हो, और इनपुट भी किस तरह एनर्जी दे रहे हो, बस आपको ये याद रखना कि आउटपुट बाय इनपुट हमेशा क्या रहता है मेरे को, एफिशिएंसी। चलिए, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। इसकी एसआई यूनिट होती है वर्क बाय टाइम, जूल बाय सेकंड। जूल बाय सेकंड को हमने एक नया नाम दिया है, हम इसे बोलते हैं वॉट। तेरी वाट लग गई वो वाला नहीं बेटा, ठीक है, वो अलग चीज है। तो वाट लग गई वाली बात तो हम नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, यहां पे वॉट पावर शो करता है, ठीक है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी, उसको बोलते हैं घोड़ा पावर। कौन सी पावर? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट, और आई कैन राइट 0.746 किलोवाट, ठीक है। अब ये पावर प्रैक्टिकल यूनिट है। आपने जब भी आप घर में मोटर वगैरह खरीदने जाते हैं, तो जो अपने घर में मोटर वगैरह लगती है, अब कहीं भी आप खरीदने गए तो बेसिकली वो पूछते हैं कितने हॉर्स पावर की चाहिए। अब आपको समझ में तो आना चाहिए ना हॉर्स पावर होता क्या है। बेसिकली ये एक यूनिट है, 746 वॉट के बराबर हमें एक हॉर्स पावर मिल रहा है। तो हम यूजुअली अगर हमारा एक फ्लोर का घर है तो हम 1 हॉर्स पावर की, अगर 2 का है घर है तो 1.5 या 2 हॉर्स पावर की मोटर लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें देखना है कि अगर मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, कैसे प्रोजेक्ट कर दिया, मान लीजिए कोई रैंडम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पे विद स्पीड u, ठीक है। अब मुझे एवरेज पावर निकालना है, कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एवरेज पावर कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अब ध्यान से, अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं तो टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, या मैं ऐसा बोलूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यार हमको एक चीज पता है कि जिस स्पीड से पार्टिकल को आप यहां फेंकते हो उसी स्पीड से यहां आता है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है थोड़ी सी, है ना। वाई, जो वाई कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब यहां जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी यहां भी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी 0, इसलिए मेरा एवरेज पावर हो गया 0।
सिंपल। ठीक है, चलिए अगर वो पूछते कि भाई यहां से यहां तक की बता दो, फ्रॉम ए टू टी बता दो टॉप पॉइंट, तब जीरो नहीं होती, तब क्या करते हैं हम? तब निकालने के लिए हम करते हैं एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही मेरा पार्टिकल के पास मैंने यहां क्या दी, मैंने काइनेटिक एनर्जी, मैंने क्या दी इस पॉइंट पे? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैंने इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी दी है तो ऊपर जाते 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 वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी कम कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप किसी भी पॉइंट पे आप एनर्जी लिखोगे तो आप एनर्जी बाय टाइम, लेकिन टाइम यहां से यहां तक टी नहीं लग रहा है, यहां पे टी बाय 2 लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। करेक्ट, चलिए तो आप इजीली निकाल सकते हो। मैं आपको निकालना सिखाता हूं इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी इंस्टेंट पे अगर पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है सम v। ठीक, अब अगर मैं नेट वेलोसिटी निकालूं तो आएगी आपकी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, अलग अलग निकाल लेता हूं। तो इधर v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, ये हमने काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि निकालते कैसे हैं। यहां पे मेरे पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी कुछ vx और y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी vy। ठीक है, सिमिलरली ये ux और ये u है। ठीक है, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ui कितना? u sin थीटा माइनस gt, एक्सेलरेशन लग रहा है y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कितना हो जाएगा? u cos थीटा प्लस 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हम सब रूल काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले काइनेमेटिक्स की वीडियोस देख लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए तो जो नेट वेलोसिटी मैंने निकाली यहां पर इस पॉइंट पे, वेलोसिटी मैंने निकाली किसी भी इंस्टेंट पे, वो u cos थीटा आई गैप प्लस u sin थीटा माइनस gt, j क्या? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, mg डाउनवर्ड्स, फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना? mg के बराबर। अच्छा, तो बस इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो मेरा फोर्स की वैल्यू आ गई mg माइनस j क्या? अब जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ j डॉट j करेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो मेरा इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, हो जाएगा mg इंटू u साइन थीटा माइनस gt विद नेगेटिव साइन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, जो पावर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। या मैं ऐसा बोलूं, जब भी मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, मुझे एक स्केलर नंबर ही मिलता है। क्लियर? तो आइए बच्चों अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, पावर डिलीवर्ड बाय अ पंप। मान लीजिए ये पंप है और यहां पे नदी है, इस नदी और पंप के बीच की हाइट में मान लेता हूं h है। ठीक है, ये हाइट ऑलमोस्ट क्या होगी? कांस्टेंट ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक, चलिए अब मुझे निकालना है कि कितना पावर मेरे को रिक्वायर्ड है ताकि ये नदी में से पानी खींच के ले जाए ऊपर। ठीक है, यूजुअली ऐसा आपने घरों में देखा होगा, जिसके घर में कुआं वगैरह होता है तो हम वहां पे मोटर लगाते हैं, राइट? मोटर से पानी खींच के ऊपर ओवर टैंक में डालते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है, यहां पर जो पावर रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमें क्या करना है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करना है, तो ये हो जाएगा d by dt of mgh, वर्क क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है ना। चलिए, तो अगर मैं हाइट को कांस्टेंट मानता हूं, तो gh बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dm by dt। dm by dt को बोलते हैं मास फ्लो रेट, किस रेट से मेरा मास फ्लो रहा है, मास फ्लो रेट। ठीक है, सो पावर यहां से निकाल सकते हैं आप gh इंटू dm by dt। ठीक है, दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है, केस 2 आता है इसमें, अगर मुझे वेलोसिटी से रिलेटेड है, ये क्या है? हाइट से रिलेटेड,
ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पंप दे दिया उन्होंने और वो बोला कि इसकी जो पावर है उस पावर के कारण जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है, v है, समान लो। पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से बाहर आ रहा है, तब पावर का रिलेशन क्या होगा। यहां पे मैंने क्या माना है, यहां पे मैंने माना है कि वेलोसिटी क्या होती चाहिए, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी को फेंक रहा है, ठीक है। चलिए, तो पावर किसने निकाली है, पावर हो जाएगा मेरा रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt, ठीक है। अब वर्क इज नथिंग, यू नो दैट इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा हाफ mv², करेक्ट। चलिए, तो हो जाएगा d/dt ऑफ हाफ mv²। अब हाफ और v² बाहर, देखो v² क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैंने इस केस में मानना है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, dm/dt, ठीक है। अब इस मास को एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता है मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। अब मैंने मान लिया कोई ds थिकनेस है, जरा सी थिकनेस ds है, और dt टाइम में वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है पानी, तो क्या मैं लिख दूं उसको ds। ये क्या हो जाएगा, इतने छोटे पार्ट का वॉल्यूम, एरिया ऑफ द ट्यूब इनटू थिकनेस। ओके, तो यहां पर लिख दें इसको, ये हो जाएगा v²/2 इनटू ds इनटू एरिया इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय dt। अब ds/dt क्या फिर से वही बात आ गई, स्पीड, राइट। तो मेरा आ गया आंसर हाफ रो a v क्यूब, ये v² और ये भी v क्यूब हो जाएगा। तो पावर प्रोपोर्शनल टू v क्यूब है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें, इफ यू वांट दैट द वेलोसिटी शुड बिकम्स n टाइम्स, देन पावर विल बिकम। आपको पता है कि पावर प्रोपोर्शनल टू v क्यूब है, अगर वेलोसिटी n टाइम्स हो गई तो मेरा न्यू पावर आएगा वो n³ टाइम्स आएगा, राइट, n³ टाइम्स ओल्ड पावर, वर्ट। अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, LT³। A particle moves in a circular path of radius r such that centripetal acceleration is given by k² r/t². What is the power delivered by the force to it? देखो, इस प्रॉब्लम को लेने का मकसद एकमात्र है, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। देखिए, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, ये एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब दो एक्सेलरेशन होंगे इसमें, एक होगा रेडियल, एक होगा टेंजेंशियल। तो यहां पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ये होगा सेंट्रिपिटल, और ये होगा मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। दो एक्सेलरेशन होंगे, मतलब दो फोर्स लग रहे होंगे पार्टिकल के ऊपर, ठीक। चलिए, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगने होंगे, ऐसा बोल देना चाहिए, है ना। एक लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक लगेगा रेडियल डायरेक्शन में। ना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होता है v²/r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। चलिए, अब देखते हैं यहां पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन गिवन है हमें k² r/t² = v²/r। इस r को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या r² बन जाएगा, मतलब k/r/t मेरी क्या है, स्पीड, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालूं dv/dt, तो वो आएगा kr इंटू dt/dt, कितना हो जाएगा kr। दिस इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स निकालूं तो हो जाएगा mkr, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दिस इज टेंजेंशियल फोर्स mkr, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पावर निकालना है हमें। मुझे पता है कि अगर पार्टिकल मान लीजिए ऐसा घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर। अगर मैं सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण पावर निकालता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इधर, या मैं ऐसा बोलूं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स सेंट्रिपिटल इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। इसका मतलब फोर्स डॉट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब पावर कितना हो जाएगा, 0। So always remember the power due to centripetal force is always 0, always 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 होता है, सॉरी एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल 90 है तो
cos 90 जीरो होता है। ठीक, चलिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, जो भी देगा मात्र टेंजेंशियल फोर्स देगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी इधर है और मेरा फोर्स भी दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो पावर ड्यू टू फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स विल बी फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स कितना है? फोर्स है मेरा m के r और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी हमें यहां से निकल जाएगी, दैट इज krt। सो आई कैन राइट m के r इनटू krt। सो माय आंसर विल बी m k स्क्वायर r स्क्वायर t। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिजिक्स के फंडे।